ग्राफ के सेकंड पार्ट में वेलकम है आपका। तो अभी हम लोग बहुत सारे जो क्वेश्चंस आ गया है उसी का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चंस इजी है, बस आपको लॉजिकली ये देखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चंस जनरली जो है वो कॉन्सेप्चुअल रहता है कि किस टाइप का आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। खास करके आपको जब भी क्वेश्चन बनता है उसके सेंटेंस को अच्छे से पढ़िएगा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है इजी है, सिंपल पेंडुलम experiment G determined by measuring its time period capital T। ठीक है, which of the following plot represent correct relation between length and L time period T। ठीक है, तो स्मॉल g हम लोग कैलकुलेट किए हैं। तो आप ये सिंपल पेंडुलम के केस में स्मॉल g का फॉर्मूला आप याद रखे होंगे। स्मॉल g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू 2 पाई टाइम्स ऑफ लेंथ बाय टाइम पीरियड का रूट ओवर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इससे आपको फाइंड करना है टाइम पीरियड 1 बाय टी स्क्वायर और लेंथ के बीच का ग्राफ कैसा रहेगा। सॉरी उल्टा लिखते हैं, टी इक्वल्स टू टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल बाई जी। ठीक है, एल जो है आपका लेंथ है, जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टी आपका टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे अगर आप टी स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। ठीक है, स्क्वायर हटा दोगे तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। यहाँ पे देखो ग्राफ हर किसी में 1 बाई टी स्क्वायर और एल के बीच में दिया गया है, तो इसका मतलब अपने को 1 बाई टी स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो 1 बाई टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, जी डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एल। ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे ये 1 बाई टी स्क्वायर खुद एक क्वांटिटी है। ठीक है, स्क्वायर और एल के बीच में मत देखना। ठीक है, टी स्क्वायर और एल के बीच में देखोगे तो ये टी स्क्वायर और एल के बीच का ग्राफ प्लॉट हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट टाइप का। ठीक है, यहाँ पे 1 बाई टी स्क्वायर और एल के बीच में 1 बाई टी स्क्वायर को अगर मैं y लेता हूँ और ये हो जाएगा y प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एल टाइप का। ठीक है, इसका मतलब ये कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। हम लोग फर्स्ट ग्राफ के पार्ट में देखे थे कि अगर y इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स आता है तो वो ग्राफ कैसे बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, जैसे ये वाला केस है। ठीक है, या फिर वैसे नहीं समझोगे तो ये देख लो 1 बाई टी स्क्वायर है और ये 1 बाई एल है। ठीक है, तो ये जो है ये क्वांटिटी अगर मैं y ले लेता हूँ, इसको 1 बाई एल देखूंगा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लेंथ कम रहेगा तो y क्या होगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, और अगर जब लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा y क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो y हो जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखोगे लेंथ कम है तो 1 बाई टी स्क्वायर ज्यादा है, लेंथ बढ़ते बढ़ते जा रहा है ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड 1 बाई टी स्क्वायर कम हो जाएगा। इसका सही आंसर कौन सा आएगा, सेकंड वाला आएगा। ये आपका जेई का 22 का क्वेश्चन है, तो ये वाला आपका आएगा आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये आपका एनसीटी का क्वेश्चन है, विच एनसीटी मतलब ये आपका एंट्रेंस होता है टीचर बनने के लिए, बीएड इंटीग्रेटेड बीएड। ठीक है, बीएससी बीएड बीएड करने के लिए खास करके आपके आईआईटी और एनआईटी में प्रोवाइड करते हैं, और जो आपका आरआई है रीजनल एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूट उसमें। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर टिपिकल सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, ये वाला जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का। इसमें तो जेई में भी पूछता है, नीट में भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, ग्राफ भले आपको ये कुछ भी दिख रहा है, मतलब 3-4 ही ग्राफ है, पर उसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे किसका पूछा गया है, टिपिकल सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर में पहले कंडक्टर का सोचो, कंडक्टर में क्या रहता है, कंडक्टर मान ले तो ये अगर कंडक्टर है इसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन का अगर फ्लो है उसके ऑपोजिट में मैं बोलूंगा करंट जा रहा है करके। मान लेते हैं अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पास अब ज्यादा एनर्जी आ जाएगा, तो ये एक दूसरे से बॉम्बार्डमेंट करेंगे, टकराएंगे, कोलिजन होगा, तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा। ठीक है, कौन से केस में, कंडक्टर के केस में। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा। पर सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि आपका एक वैलेंस बैंड हो गया, एक कंडक्शन बैंड हो गया, तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन होने लगेगा, मतलब वहां पे कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगा, मतलब रेजिस्टिविटी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, उसमें क्योंकि बॉन्ड टूट रहा है तो रेजिस्टेंस अब ज्यादा नहीं रहेगा। तो अपने को वो देखना है कि टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते कंडक्टिविटी क्या होगा, कम होते होते जाएगा। तो पहला वाला देखो, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ जा रहा है कंडक्टिविटी बढ़ रहा है, मतलब सॉरी रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है। तो ये वाला जो है ये मेटल के केस में होता है, जैसे कॉपर है कंडक्टर वाला हो गया। ठीक है, ये वाला जो है इसमें हल्का सा टेम्परेचर का इफेक्ट दिखता है, ये आपका एलॉय जितने है। ठीक है,
जैसे कांस्टेंट आयन हो गया, मैंगनीन हो गया, निक्रोम हो गया, तो ये वाला आता है। ये वाला एक ऐसा दिया गया है जिसमें रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट ही है, ठीक है। ये वाला जो है ये आपका सेमीकंडक्टर का है। यहाँ पे देखोगे तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता जा रहा है रेजिस्टिविटी धीरे धीरे कम होते जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला इसका एग्जांपल रहेगा, ये वाला उसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट दिया गया है JEE 2025 का क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में कौन सा रिलेशन आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में तो देखो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का फॉर्मूला है C/5 इक्वल्स टू F-32/9, ये होता है फॉर्मूला। इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा C इक्वल्स टू 5/9 टाइम्स ऑफ F माइनस ये 5 आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो ये 5F हो जाएगा, बाय 9 रहेगा, माइनस फिर 5 इंटू 32 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 160/9। मतलब C और F के बीच में देखो रिलेशन क्या आ गया, C इक्वल्स टू 5/9 ऑफ F माइनस 160। तो ये कैसा वाला फॉर्मूला में आ गया, ये आपका आ गया y इक्वल्स टू mx माइनस c के फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये हम लोग पहले ग्राफ का जो यूनिट है, ग्राफ का फर्स्ट पार्ट में, इसमें हम लोग डिस्कस किए हैं सब। अगर नहीं देखे हो तो एक बार चेक कर लेना। तो देखो ये जो है 5/9 है, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब यहाँ पे जो स्लोप है, ये जो mx प्लस c या mx माइनस की c के फॉर्म में है, तो ये जो स्लोप है ये आपका कम है, मतलब क्या है, लेस देन 1 के आसपास है। मतलब यहाँ पे थीटा जो है वो क्या बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। तो इससे हम लोग चेक करेंगे, देखो एक्यूट एंगल यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा ज्यादा है, तो ऑप्टिक्स एंगल है, ये नहीं बनने वाला। इसमें भी अगर देखोगे तो इसमें भी यहाँ से अगर आप चेक करोगे तो इतना बहुत ज्यादा है, ठीक है, 90 से ऊपर है। इसमें देखोगे तो ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अब इन दोनों में से देखना है अपने को। देखो y इक्वल्स टू mx जाने के बाद माइनस c है, मतलब यहाँ पे अगर देखोगे c का वैल्यू 0 है, इंटरसेप्ट नहीं है, यहाँ पे c का वैल्यू 0 है, पर यहाँ पे माइनस c है। तो मतलब आंसर कौन सा रहेगा, ये वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस c है। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका नेगेटिव वाला है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जैसे f इक्वल्स टू 0 रख दोगे तो c इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस 160/9। तो ये वाला नीचे वाला पोर्शन है वो माइनस 160/9। तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला रहेगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करना है कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है ले लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वही नीट और जेई के, ओके। नेक्स्ट हम अभी नीट 2025 का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, इन एन ऑसिलेटिंग स्प्रिंग मास सिस्टम स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू ए बॉक्स फिल्ड विद सैंड। As the box oscillates, sand leaks out slowly out of the box vertically so that average frequency and amplitude changes with time. Which one is correct? So यहाँ पे देखें इन एन ऑसिलेटिंग स्प्रिंग मास सिस्टम, तो ऑसिलेटिंग वाला ये वाला ऑसिलेटिंग स्प्रिंग वाला, ठीक है, इस टाइप का। तो इसमें सैंड भर दिया गया है, इसके अंदर रेत भर दिया गया है। इसमें बोला गया है कि जैसे आप अप डाउन करोगे तो ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, सैंड जो है लीक हो रहा है, यहाँ पे हल्का सा लीक हो रहा है, धीरे धीरे स्लोली ये लीक कर रहा है, रेत जो है गिरे जा रहा है। तो आपको फाइंड करना है कि फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। तो देखो कोई भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहला कि अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन में क्या क्या डिटेल्स दिया गया, उसके बाद पैनिक नहीं करो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या पूछ दिया ऐसा लगता है, तो वैसा नहीं बनाना है, ठीक है। तो इसमें डायग्राम देख के थोड़ा सा डरावना लगता है, ठीक है, ग्राफ जो दिया गया है। तो पहले समझेंगे कैसे सॉल्व करना है, जो क्वेश्चंस दिया गया है मैथमेटिकल फॉर्म में, उसके बाद लॉजिक वाले फॉर्म में हम लोग सोचेंगे थोड़ा सा, ठीक है। लॉजिकली भी आप सॉल्व कर सकते हो इसको। तो देखो पहले मैथमेटिकल वाला सॉल्व करते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है आपका ओमेगा बाय के का रूट होगा। तो देखो मास जो है, मतलब रेत धीरे धीरे गिर रहा है, मतलब मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मास अगर कम होता जाएगा, ठीक है, तो ओमेगा क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब जैसे ये लीक होते जा रहा है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो है वो बढ़ रहा है। तो देखो बढ़ेगा तो ये तीनों है, 1 2 3, इसमें बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें तो कम हो जा रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है। तो इसका मतलब फोर्थ वाला आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये अगर आप ऐसे एक बार ऑसिलेट किए, ठीक है, तो ये ऑसिलेट ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो ऊपर नीचे जैसे ही हो रहा है तो धीरे धीरे इसका
मास अगर कम हो रहा है तो आप बोल सकते हो काइनेटिक एनर्जी जो है, ठीक है, वो भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसमें लीक हो रहा है मतलब क्या है, धीरे धीरे उसका एनर्जी कम हो रहा है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम हो रहा है मतलब क्या है कि जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, ये अगर ऊपर नीचे जा रहा है, पहले एनर्जी ज्यादा था वैसे ऊपर नीचे हो, तो इसका मतलब धीरे धीरे क्या होगा, कम होते होते जाएगा। तो देखो जिसमें ओमेगा बढ़ रहा होगा और ये कम हो रहा होगा, ठीक है। इसमें देखोगे ये कांस्टेंट है, ये कम हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है, इसमें कम हो रहा है, ये वाला तो पहले से कैंसिल हो गया, मतलब ये वाला आएगा सही आंसर, ठीक है। तो इतना बस लॉजिकली आपको सोचना था, ठीक है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड आप कैलकुलेट कर सकते हो हाफ के स्क्वायर करके, ठीक है, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, बस लॉजिकली सोचना है तो बन जाएगा, ठीक है। अब इसको लॉजिकली भी आप सोच सकते हैं, जैसे मान के चलो कि आप कोई चीज रखे हो और ये झूला झूल रहा है, ठीक है। तो झूला झूल रहा है तो क्या होगा, जैसे धीरे धीरे वजन कमेगा तो इसका मतलब ये धीरे धीरे रुकने चालू करेगा, मतलब एम्पलीट्यूड जो है जैसे ऊपर से नीचे जा रहा है तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, पहले से इनिशियली ज्यादा रहता है, फिर धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड कम होगा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है कि जैसे पहले में अगर यहाँ से इतना जाने में जितना टाइम लग रहा होगा, नेक्स्ट केस में ये स्पीड होने लगेगा, तो वही चीज दिया गया है। तो लॉजिकली आप ये सोच के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इसका और अच्छे से समझो या स्क्रीनशॉट लेने ले लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें दिया गया है IIT 2025 का, ठीक है। IIT मतलब आपका आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट है, आइजर में फिजिक्स पढ़ने के लिए दिया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ने के बाद ना मतलब ये सोचना चाहिए कि जो साइंटिस्ट या जो क्वेश्चन बना रहे हैं उनका सोच किस लेवल का है, ठीक है। यू शुड अप्रिशिएट, क्योंकि तब जाके मजा आता है, तब फिजिक्स आपको मतलब डरावना नहीं लगेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिर्फ लॉजिकली अगर आप सोचोगे ना इसका आंसर मिल जाएगा, पर ये इतना डरावना टाइप का दिखता है ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। कंसिडर एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल A and B of same mass moving in same direction. Particle A is moving at speed VA and B at speed VB. In figure, solid line represent motion before collision and dotted line represent motion after collision. Which one shows motion of the two particle? ठीक है, यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन दिया गया है कितने पार्टिकल का, दो पार्टिकल का A और B, ठीक है, जो सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं, ठीक है, और स्पीड A का VA है और B का VB, ठीक है। तो ये देखो लॉजिकली इसको समझते हैं कैसा है, जरूरत नहीं है फिर भी देख लेते हैं डायग्राम का। ये B है, ये A है, ठीक है। अब देखो क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये A जाके टकराएगा, ठीक है, A जाके इसके साथ टकराएगा B के साथ, तो इसलिए पहले तो आप ये समझ सके कि B का जो स्पीड है वो कम है, A का स्पीड ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे हालांकि मेंशन नहीं दिया गया है, आप फिगर से, अब देखो फिगर से मैं बता रहा हूँ कैसे। तो यहाँ पे अगर देखोगे ये अगर आप स्लोप ड्रॉ करोगे, ठीक है, x और t का, तो यहाँ पे यहाँ पे अगर आप स्लोप ड्रॉ करोगे थीटा, तो ये स्लोप जो है ये आपको बताएगा स्पीड, ठीक है। यहाँ पे स्लोप ज्यादा मतलब स्पीड, तो यहाँ पे अगर देखोगे थीटा, इसमें देखोगे, ठीक है, इस केस में तो A का एंगल आपको ज्यादा दिखेगा, B का एंगल कम दिखेगा, तो इसका मतलब स्पीड ऑफ A इज मोर देन स्पीड ऑफ B, ठीक है। M जो है स्लोप जो है ये कैसे पता चलता है, tan थीटा से, तो ज्यादा स्लोप मतलब ज्यादा वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन और टाइम ग्राफ कर दिया गया, तो इसका मतलब A ज्यादा एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब A का स्पीड ज्यादा है, ठीक है, और B का स्पीड कम है, इसका मतलब A जाके क्या करेगा, टकराएगा B के साथ। तो ये कोलिजन से पहले वाला है, कोलिजन से पहले A का स्पीड क्या है, ज्यादा है, B का स्पीड कम है, तो इलास्टिक कोलिजन है। ये इलास्टिक कोलिजन हम लोग कहाँ पे देखते हैं, जनरली हम लोग ये बोल सकते हो मार्बल, मतलब समझ रहे हो जो बाटी हम लोग बोलते हैं कहीं कहीं जगह पे, तो बाटी जो खेलते हैं उसमें जब लगता है तो ये स्पीड जैसे ही टकराएगा, मतलब ये कितने स्पीड के साथ अगर जा रहा होगा, ये सेकंड के साथ अगर टकराएगा तो ये स्पीड का इंटरचेंज हो जाता है, इलास्टिक कोलिजन वही केस है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ लॉजिकली अब देखो A का स्पीड ज्यादा है, B का स्पीड कम है, तो इसका मतलब A वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में A का स्पीड क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, B का कम रहेगा, ठीक है। इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ में फिर से देखोगे तो A का वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ पे A का वेलोसिटी ज्यादा है, पर इसमें अगर देखोगे, ठीक है, ये सेम है, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका A है, ये B है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे A का वेलोसिटी ज्यादा है, पर यहाँ पे वेलोसिटी में क्या दिया गया है, B का वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये गलत है।
यहाँ पे भी अगर देखोगे ए का स्पीड ज्यादा है तो यहाँ पे बी का वेलोसिटी या बी का स्पीड ज्यादा दिया गया है। मतलब अगर आप चेकआउट करोगे, चेक करोगे तो ये वाला ऑप्शन सही आएगा ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए का वेलोसिटी ज्यादा है पर यहाँ पे स्टार्टिंग में दे दिया गया है बी का वेलोसिटी ज्यादा है, तो ये गलत है। पोजीशन टाइम ग्राफ में इसके अगर देखोगे ए ज्यादा में है, मतलब वेलोसिटी जो आएगा उसका ग्राफ कैसे रहेगा, ए ज्यादा में रहेगा, तो ये दोनों गलत है। अब इसमें देखो, इसमें एंगल अगर देखोगे थीटा, ठीक है, तो ये एंगल ज्यादा मिलेगा, तो इसका मतलब ए का स्पीड ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब ए और बी में कोई सा होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब भी इलास्टिक कोलिजन होता है, अगर ये मान के चलो ये आपका ए है, ये ब्लैक वाला, और ये ब्लू वाला आपका बी है, ये जैसे ही टकराएगा, ठीक है, तो ये अपने स्पीड को इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब ए जिस स्पीड में आ रहा होगा वो किसको दे देगा, बी को दे देगा, और बी जिस स्पीड में आ रहा होगा वो किसको दे देगा, ए को दे देगा। अब देखो यहाँ पे ए के साथ है, मतलब ये वाला गलत है, बी के साथ है, तो यहाँ पे ए जो है अपना स्पीड किसको दे देगा, बी को दे देगा, और बी जो है अपना स्पीड ए को दे देगा कोलिजन के बाद। ये जो डॉटेड है वो कोलिजन के बाद बता रहा है, सॉलिड आपका कोलिजन से पहले, तो ये वाला होगा आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया? सो जस्ट इमेजिन किस टाइप का क्वेश्चन इंटरेस्टिंग वाला दिया गया है कि आपको स्लोप से आप पता कर सकते हो इमेजिन करके। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आइजर का। ठीक है, सो नेक्स्ट है JEE 2025 का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टिविटी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रेजिस्टिविटी रो वर्सेस टेम्परेचर इज मोस्ट सुटेबल फॉर वायर बाउंड स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स। ठीक है, वायर बाउंड स्टैंडर्ड रेजिस्टर के लिए कौन सा जो है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ सबसे ज्यादा सुइटेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, ये जो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ है, इसको बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वायर बाउंड रेजिस्टर्स मेंशन है वहीं पे कि वायर बाउंड रेजिस्टर्स जो है वो एलॉय है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए क्या क्या है, निक्रोम होता है, ठीक है, मैंगनीन होता है वायर बाउंड रेजिस्टर्स में, और आपका मैंगनीन हो गया कॉन्स्टेंटन होता है, कॉन्स्टेंटन। ठीक है, तो ये सब वायर बाउंड रेजिस्टर्स में आते हैं। ये जो यहाँ पे स्पेसिफाइड किया गया है वायर बाउंड रेजिस्टर्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे देखने के लिए। ठीक है, तो वायर बाउंड रेजिस्टर्स क्या होता है, कि वायर बाउंड रेजिस्टर्स जो है एलॉय को, जो इसमें मोस्टली अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी में उसका इंपैक्ट बहुत कम दिखता है, वो कहला जाता है वायर बाउंड रेजिस्टेंस। तो वो है ये वाला। ठीक है, इसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टिविटी थोड़ा सा कम ही इफेक्ट दिखता है, तो ये आएगा उसका करेक्ट आंसर। इस सेकंड वाला जो है रेजिस्टिविटी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, ये होता है मेटल के केस में, फॉर एग्जांपल कॉपर इसका आंसर आएगा। इसको ऑलरेडी सॉल्व किए थे, एनसीटी का क्वेश्चन इस टाइप का था। ये जो है ये सेमीकंडक्टर का है, ये एनसीटी में पूछा गया था सेमीकंडक्टर का कैसे बनेगा। ठीक है, और ये लीनियरली डिक्रीज कर रहा है, स्टेप का ग्राफ दिया गया है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो तब तक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका JEE 25 का, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है, रेक्टेंगुलर मेटालिक लूप इज मूविंग आउट ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन टू ए फील्ड फ्री रीजन विथ कांस्टेंट स्पीड, देन द लूप इज पार्शियली इनसाइड द when the loop is partially inside the magnetic field, the plot of magnitude of induced EMF with time। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि एक रेक्टेंगुलर मेटालिक लूप है, तो क्या किया, आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से आप उसको बाहर खींच के लेके जा रहे हो। ठीक है, विथ कांस्टेंट स्पीड के साथ आप बाहर लेके जा रहे हो, तो लूप जब पार्शियली अंदर में रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड के केस में, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, तो उसका इंड्यूस्ड EMF कितना होगा वो हम लोग को कैलकुलेट करेंगे। तो मान लेते हैं आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इसके अंदर में आपका ये आपका लूप है। ठीक है, इधर आप खींच के इसको लेके जाओगे, तो इसका लेंथ L है और ये ब्रेड्थ मान लेते हैं x से करके। ठीक है, ब्रेड्थ कितना है, x से करके। तो देखो आपको कैलकुलेट करना है E, इंड्यूस्ड EMF विथ टाइम t। तो इंड्यूस्ड EMF E इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस d∅dt। 5 कितना होता है, B डॉट A मतलब यहाँ पे क्या है, लेंथ इंटू x, तो ये हो जाएगा BLX। तो EMF कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस d/dt ऑफ BLX। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो B तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, तो वो चेंज नहीं हो रहा है। L जो है अगर आप इसको खींचते हुए लेके जा रहे हो, क्वेश्चन वही दिया गया है कि इसको आप खींचते हुए बाहर तरफ लेके जा रहे हो, तो यहाँ पे लेंथ तो कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, x। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये इक्वल्स टू B रहेगा कांस्टेंट, L रहेगा कांस्टेंट, ये हो जाएगा dx/dt, मतलब V होगा।
ठीक है। और यहाँ पे माइनस है, माइनस मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे डायरेक्शन, लेंज लॉ के हिसाब से डायरेक्शन बता रहा है। अभी हम लोग मैग्नीट्यूड पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, तो बी एल वी आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे तो क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया गया, मेटेलिक विथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बी जो है ये कांस्टेंट है, लेंथ भी क्या है, कांस्टेंट है। उसके अलावा और एक चीज दिया गया है विथ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड भी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईएमएफ जो होगा ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। अब आपको चेक करना है किसमें पूरा का पूरा कांस्टेंट है, टाइम के हिसाब से चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें देखो ये टाइम के हिसाब से ईएमएफ बढ़ रहा है, इसमें लीनियरली बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे टाइम बढ़ रहा है पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें लीनियरली सॉरी एक्सपोनेंशियली आप बोल सकते हो डीके कर रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है। इसमें अगर देखोगे टाइम के हिसाब से ईएमएफ बढ़ ही नहीं रहा है, ये जितना वैल्यू था उतना ही है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, फोर्थ वाला आएगा, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में एक टॉपिक है मोशनल ईएमएफ करके, ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो मोशनल ईएमएफ और एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि अभी देखा गया जो जेई का क्वेश्चन आता है कभी नीट में पूछ लेता है, कभी नीट का क्वेश्चन जेई में पूछ लेता है, तो इसलिए अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख सकते हो जेई 25 में पूछा है, जो नीट में भी पहले पूछा था। इसमें क्वेश्चन ये है कि ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर और वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विथ रेडियस ए कैरीज ए स्टेडी करंट आई, द करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस क्रॉस सेक्शन, द प्लॉट ऑफ बी विथ आर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है, इसमें रेडियस कितना है इसका ए, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, अंदर में कितना होगा और बाहर में कितना होगा, ठीक है। तो ये वाला भी केस आपका एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, ये भी आप मैग्नेटिज्म चैप्टर से देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता दे रहा, इनसाइड में जो रहेगा, ठीक है, इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो होता है म्यू 0 आई इंटू आर, आर जो है डिस्टेंस अंदर का जो जहां पे आपको कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय 2 पाई ए स्क्वायर, और आउटसाइड जो होगा वो होता है म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे इनसाइड में आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आउटसाइड में कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे देखोगे तो ये कांस्टेंट है, इनसाइड पे अगर देखोगे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ये वाला है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, बाहर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये धीरे धीरे से कम होते होते जाएगा। तो करेक्ट आंसर यही वाला होगा, ये डायरेक्ट आपके बुक में फिगर भी दे दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट का है, ठीक है, नाइजर या नेशनल एलिजिबिलिटी कॉम एंट्रेंस टेस्ट ऐसा होता है नेक्स्ट का करके, ठीक है, जिसमें नाइजर का एग्जाम मतलब नाइजर एडमिशन के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, ए बार मैग्नेट इज फॉलिंग वर्टिकली अंडर ग्रेविटी थ्रू ए सोलेनॉइड, सिलेक्ट द फिगर दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द इंड्यूस्ड वोल्टेज V एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। तो यहाँ पे ये डायग्राम दे दिया गया है, ये एक सोलेनॉइड के थ्रू में एक बार मैग्नेट को नीचे गिराया जा रहा है, ठीक है। सोलेनॉइड में आप वोल्टेज दे रहे हो तो ये ग्रेविटी मतलब ऐसे छोड़ दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें पोटेंशियल और इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ V और टाइम के बीच का ग्राफ कैसा रहेगा, ठीक है। तो इसको भी ये भी क्वेश्चन इजी नहीं है, देखो यहाँ पे जैसे ही आप इसको ड्रॉप करोगे तो इसका मतलब ये अंदर जैसे ही जाएगा, ठीक है, तो इससे लिंक्ड फ्लक्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ E जो है फॉर्मूला क्या है, माइनस डी फाई बाय डी टी। डी फाई क्या है, चेंज इन फ्लक्स। तो जैसे ही आप अंदर छोड़ोगे, ठीक है, जैसे ये मैग्नेट बार मैग्नेट अंदर जाएगा तो फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो फ्लक्स इंक्रीज होगा मतलब ईएमएफ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखो ईएमएफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मैक्सिमम केस में अगर देखोगे ईएमएफ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ईएमएफ सडनली एक्सपोनेंशियल ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप जाओगे, ठीक है, तो जैसे ये जाएगा साउथ वाला पोर्शन एंट्री करेगा तो धीरे से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। फ्लक्स जो है एक तो हो गया नॉर्थ पोल जैसे एंट्री करेगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ पे बीच पोर्शन में जब ये आ जाएगा तो इसमें जो नंबर ऑफ फ्लक्स एंटर कर रहा होगा, नंबर ऑफ फ्लक्स जा भी उतना रहा होगा, जितना एंटर करेगा उतना आ भी रहा होगा, ठीक है। इधर से जाएगा तो इधर बाहर आ जाएगा, इसका मतलब वहां पे चेंज इन फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, बीच के केस में। जैसे ये फिर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो बाहर जब आ जाएगा
ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स फिर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पर अभी जो इनिशियल देखोगे ये नॉर्थ एंटर कर रहा था तो ये नॉर्थ बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जहां पे ये फ्लक्स एंटर पे जैसा कंडीशन होगा उसका उल्टा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ये इसमें देखोगे तो सिर्फ एक वाला ही दे रहा है कि ऊपर गया है, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 0 के बाद फिर चेंज नहीं किया गया है, इसमें ऊपर और ऊपर है। तो इसमें अगर देखोगे ये फ्लक्स जो है, जो फ्लक्स चेंज है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो क्रिएट करेगा, ये एक मैक्सिमम वैल्यू के बाद फिर 0 हो गया है, फिर उसके बाद उसका डायरेक्शन भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि जैसे एंट्री किया गया है, नॉर्थ पोल एंटर किया गया, नॉर्थ पोल एग्जिट करेगा, तो इसका मतलब डायरेक्शन चेंज होगा। लेंज लॉ के हिसाब से डायरेक्शन मतलब इसके अंदर एक खुद मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा जो उसको अपोज करने की, चेंज को अपोजिट करने की ट्राई करेगा। तो इसलिए जो डायरेक्शन पे पहले से होगा उसका अपोजिट डायरेक्शन पे होगा। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें तो सिर्फ एक ही दिया गया है, इसमें भी अगर देखोगे तो इसमें ऊपर और नीचे दिया गया है, पर ये कांस्टेंट लिनियरली नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एंटर करते ही इसमें एक्सपोनेंशियली आप बोल सकते हो लार्ज अमाउंट का एंट्री होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स उसके अंदर जाएगा वो लार्ज अमाउंट होगा, ऐसे लिनियरली नहीं बढ़ेगा। तो ये वाला ऑप्शन इसलिए गलत होगा। इसमें तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव दे दिए हैं, इसलिए ये भी गलत होगा। इसमें एक सेक्शन दिया गया, ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन है जो JEE और नेट दोनों में पूछा गया था। द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विथ रेडियल डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल थिन शीट, ठीक है, ऑफ रेडियस r इज, ठीक है। यहाँ पे थिन शीट स्फेरिकल शीट है, ठीक है, सॉरी। द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विथ रेडियल डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटालिक थिन स्फेरिकल शेल है, ठीक है। तो शेल के केस तो उसमें क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें अगर देखोगे स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल मतलब जैसे फुटबॉल टाइप का रहता है, पतला वाला जो फुटबॉल टाइप का है उसी टाइप का है। तो इसमें पोटेंशियल अंदर में जब है तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। बाहर जैसे आउटसाइड चल दोगे, ठीक है, एंड r मतलब ये स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R जब होगा, ठीक है, डिस्टेंस जब बढ़ जाएगा तो उस केस में ये जो पोटेंशियल आएगा v जो आएगा तो हो जाएगा q डिवाइडेड बाय चार्ज डिवाइडेड बाय 4πε0 r, ठीक है। इसका मतलब एक्सपोनेंशियली कम होगा। अंदर में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कब तक? ये वैल्यू कांस्टेंट कहां तक रहेगा, सरफेस तक। उसके बाद फिर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो ये वैल्यू जो है कांस्टेंट है, फिर उसके बाद डिक्रीज कर गया है, तो ये उसका सही आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो ये लिनियरली ऐसे बढ़ रहा है, फिर उसके बाद कम हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में ऐसा होता है, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल स्फीयर या स्फीयर के केस में ऐसा होता है, ठीक है। तो इसमें पोटेंशियल जो है लीनियरली बढ़ता है, फिर उसके बाद r के बाद ये एक्सपोनेंशियल ऐसे कम हो जाता है। ये जो है आपका पोटेंशियल चार्ज के केस में रहता है, v इक्वल्स टू पॉइंट चार्ज के केस में 1/r। यहाँ पे r अगर लिखोगे तो ये ऐसे एक्सपोनेंशियली कम होता है, ठीक है। तो यही वाला है, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे 0 है, उसके बाद सडनली ये आपका कम हो गया। तो ये एक्चुअली पोटेंशियल और r का नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ऐसा होता है। स्फेरिकल सेल में अगर देखोगे अंदर में 0 है, उसके बाद सडनली ये बढ़ जाता है, फिर एक्सपोनेंशियल कम हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का केस आप बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर स्फेरिकल स्फीयर या स्फीयर के केस में, ठीक है। ये ऐसा बढ़ेगा, मतलब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, उसके बाद ये अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया रहता तो ये में भी करेक्ट होता स्फीयर के केस में, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है JEE नीट का में आई थिंक आया है, ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा विद एसोसिएटेड मोमेंटम, ठीक है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल्स टू h/p, जहाँ पे h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/p, ठीक है। सो ये हम लोग देखे थे ना, y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x या y इक्वल्स टू 1/x, ठीक है, ग्राफ के बेसिक्स में, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इसका कैसा बना था, इसका बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है, याद रखना है कैसा बनेगा ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये वाला है, ये इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। या फिर अगर वैसा नहीं समझ पाया है या भूल गए हो कैसा बनेगा, तो यहाँ पे देखना p जब बढ़ते बढ़ते जाएगा तो लैम्डा क्या होगा, कम होते जाएगा। p अगर कम होगा लैम्डा बढ़ेगा, तो देखो p कम होगा तो लैम्डा बढ़ेगा। p जब बढ़ते बढ़ते जाएगा, इधर p क्या है, बढ़ रहा है मोमेंटम, तो वेवलेंथ जो है वो कम होते होते जा रहा है, ठीक है। इसमें लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, लीनियरली डिक्रीज हो रहा है, ये एक्सपोनेंशियली
डायरेक्ट इंक्रीज कर रहा है, वैसा नहीं बनेगा। ठीक है, तो सही आंसर ये बनाएगा। नेक्स्ट क्या है, ग्राफ ऑफ 1/λ² एंड काइनेटिक एनर्जी E इज। ठीक है, 1/λ² और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लैम्डा इक्वल्स टू h/p लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे इस फॉर्मूला पे ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी E इक्वल्स टू होता है p²/2m। तो p² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2me और p हो जाएगा 2me का रूट ओवर। तो h हो जाएगा, सॉरी लैम्डा हो जाएगा h/2me का रूट ओवर। ठीक है, तो अगर आपको λ² कैलकुलेट करना है तो ये क्या हो जाएगा h²/2me। तो 1/λ² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2me डिवाइडेड बाय h²। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ किसके किसके बीच में पूछा गया है 1/λ² और e। तो यहाँ पे रिलेशन देख लो क्या बना है 1/λ², 2 तो कांस्टेंट है, मास आपका कांस्टेंट ले लो। ठीक है, h आपका कांस्टेंट है, तो 1/λ² इज प्रोपोर्शनल टू e। तो देखो 1/λ² जो है खुद ही m नंबर है, मतलब खुद ही एक क्वांटिटी है जिसका आपको वेरिएशन देखना है। तो ये आप y मान लो, तो y इज प्रोपोर्शनल टू e टाइप का है। ठीक है, तो y इज प्रोपोर्शनल टू e मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर 1/λ² बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, लीनियरली बनेगा। ठीक है, तो लीनियरली जब बढ़ेगा तो ये वाला ग्राफ आएगा। ठीक है, बाकी सब में इसमें तो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें एक्सपोनेंशियली डीके कर रहा है, इसमें स्क्वायर रूट जैसा हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला अगर सिर्फ 1/λ टाइप का रहता तो उस केस में ये वाला होता। ठीक है, यहाँ पे वैसा तो दिया नहीं गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो जेई में आया है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो तो जो इंपॉर्टेंट है उसको मार्क कर लो। ठीक है, इसे यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट दे दिया गया है रेस्ट। ठीक है, तो पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से स्टार्ट है मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0 u एंड मूव्स विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ए जो है यूनिफॉर्म है विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर्स। इसमें से कौन सा करेक्ट फिगर है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ऐसे देखो ए यूनिफॉर्म है मतलब क्या, वो चेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला करेक्ट है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ए यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है कि चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन और टाइम का अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे मतलब चेंज कैलकुलेट करोगे तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। इसका मतलब ये वाला पहला आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो u इक्वल्स टू कितना दिया गया है 0। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे पहला वाला इक्वेशन से v इक्वल्स टू u प्लस at, तो ये क्या आ जाएगा, तो v इक्वल्स टू आ जाएगा u का वैल्यू 0 तो a टाइम्स ऑफ t। ठीक है, इसका मतलब वेलोसिटी और टाइम। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करोगे मतलब ये a के बराबर होगा, v/t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा a आएगा। तो ये क्या होगा, ये यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। ठीक है, इसके बीच का ग्राफ प्लॉट करोगे तो कैसा रहेगा, यूनिफॉर्मली ये इंक्रीज हो रहा है। v इक्वल्स टू at जो ग्राफ बनेगा। ठीक है, v इक्वल्स टू at जो ग्राफ बनेगा इट इज समथिंग लाइक y इक्वल्स टू mx। तो उसका ग्राफ कैसा रहता है, इस टाइप का। ठीक है, थर्ड x का कैलकुलेट करना है। सो डिस्टेंस या x इक्वल्स टू क्या हो जाता है ut प्लस हाफ at²। यहाँ पे u 0 है तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हाफ at²। ठीक है, अब देखो x इज प्रोपोर्शनल टू t²। ठीक है, x इज प्रोपोर्शनल टू क्या है t²। इट इज समथिंग लाइक y इज प्रोपोर्शनल टू x²। ठीक है, और y इक्वल्स टू x²। इसका ग्राफ हम लोग स्टार्टिंग में जो फर्स्ट पढ़े उसमें देखे थे कि कैसा बनता है। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनता था, इसका ग्राफ बनता था पैराबोला। तो यहाँ पे आ जाएगा ये पैराबोला, ये रूट ओवर वाला होता है ना। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है लेकिन। ठीक है, तो ये वाला जो है करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, मतलब a करेक्ट है, b करेक्ट है और d करेक्ट है। तो a b d तीनों करेक्ट है, तो इसका सही आंसर आएगा ये। ठीक है, तो ऐसे ही आपको देखना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके हिसाब से डिपेंडेंसी आपको देख के सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम 0 to 8 सेकंड, फ्रॉम 0 to 8 सेकंड फ्रॉम फोर्स टाइम ग्राफ। ये जो फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया गया है इसमें से आपको क्या फाइंड करना है, चेंज इन मोमेंटम। तो देखो फोर्स का डेफिनेशन होता है इट इज डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू चेंज इन टाइम और टाइम। तो इसका मतलब इसके अंडर में जो एरिया आएगा उनका जो वैल्यू रहेगा वो चेंज इन मोमेंटम देगा। ठीक है, मतलब इसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है, इसका और इसका। ठीक है,
तो एरिया अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। तो एरिया कैलकुलेट करते हैं। देखो ये पहला वाला जो है ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू, ठीक है, बेस हो गया 0 इंटू 2 इंटू हाइट जो हो जाएगा, ठीक है। तो बेस हो गया 0 से 2, हाइट कितना हो गया 0 से 6, ये हो जाएगा 6। फिर उसके बाद देखो ये नीचे है तो इसका मतलब कौन सा वाला पोर्शन है, माइनस वाला, नेगेटिव वाला, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 3, ठीक है, या प्लस अगर लिखोगे 2 इंटू -3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ये वाला रेक्टेंगल जो है, ठीक है, ये कहां से स्टार्ट है, 4 से 8, मतलब ये 4 सेकंड से 8 सेकंड, और ये हाइट जो है यानी ये जो ब्रेथ है वो 3 है, तो हो जाएगा 3 इंटू ये कितना 4 से 8 मतलब कितना तक गया है, 4 तक गया है, ठीक है। तो ये 2 कर जाएगा, ये बचेगा 6 - 6 प्लस 12, 6 - 6 0 हो जाएगा, आ जाएगा 12, और ये 4 इंटू टी तो न्यूटन इंटू सेकंड, तो इसका आंसर कौन सा आएगा, सर आएगा 12 न्यूटन पर, सॉरी न्यूटन इंटू सेकंड। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एम्स में आया है। बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन व्हिच रिप्रेजेंट काइनेटिक एनर्जी के वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब ये ए क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ पूछा गया। तो देखो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम आप अगर अप्लाई करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस एफ इंटू एक्स। सो के इक्वल्स टू आ जाएगा, फोर्स के बदले आप क्या लिख सकते हो, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एक्स। देखो यहाँ पे ए कांस्टेंट दे दिया है ऑलरेडी, मास भी कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब के इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एक्स है, मतलब जो ग्राफ बनेगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है, y इक्वल्स टू mx वाला, ठीक है। तो y इक्वल्स टू mx कैसा ग्राफ था, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से क्रॉस किया, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ वाला बनेगा, तो इसका आंसर ये आता, ठीक है। अगर k इक्वल्स टू कांस्टेंट आता, ठीक है, एक्स चेंज नहीं होता, तो ये ग्राफ होता, ठीक है, k इक्वल्स टू सिर्फ कांस्टेंट रहता, पर यहाँ पे प्रोपोर्शनल है तो इसलिए ये वाला है, ठीक है। ये वाला अगर होता कैसे वाला होता, अगर एक्स स्क्वायर डिपेंडेंसी रहता है, ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसा बनता, अगर रूट वाला होता तो ये ग्राफ बनता, ठीक है। चलो याद रह जाएगा। फिर उसके बाद दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन नीट में जो पूछा गया है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस आर इंडिकेटेड। यहाँ पे थर्मोडायनामिक प्रोसेस चैप्टर दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे यह है पहला, ये आपका दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है, 3 मतलब 4 प्रोसेस दिया गया है। ये आपका इनिशियल है, इनिशियल से ये फाइनल पहुंचा, फिर इनिशियल से यहाँ पे फाइनल, ये इनिशियल से ये फाइनल पहुंचा, इनिशियल से यहाँ फाइनल पहुंचा। 4 अलग अलग प्रोसेस दिया गया, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। पहले वाले को देखो, फर्स्ट वाले को देखोगे तो इनिशियल यहाँ से स्टार्ट है, फाइनल यहाँ पे है, तो इसका मतलब यहाँ से ये स्टार्ट होके तो जब गया है तो ये यहाँ पे देखोगे तो प्रेशर कुछ है, यहाँ पे जाओगे तो प्रेशर कुछ और होगा, मतलब यहाँ पे प्रेशर चेंज है, लेकिन वॉल्यूम अगर देखोगे तो वॉल्यूम का वॉल्यूम पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे वॉल्यूम जो है ये फिक्स्ड है, इनिशियल फर्स्ट के लिए इनिशियल और फाइनल एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, उसी पे ये आ रहा है, चेंज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट प्रोसेस के लिए वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट वाले को हम लोग बोलते हैं आइसोकोरिक, तो फर्स्ट के लिए हो जाएगा आइसोकोरिक, वॉल्यूम जिसमें कांस्टेंट रहता है। सेकंड, फोर्थ वाला देखो, इसमें अगर देखोगे तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है पर प्रेशर यहाँ पे जितना है उसी सेम लाइन पे है, तो इसका मतलब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। फोर्थ के लिए प्रेशर क्या है, फोर्थ के लिए प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट है, प्रेशर जो कांस्टेंट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोबारिक, तो ये वाला हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है सेकंड के लिए देखो, सेकंड के लिए अगर देखोगे और थर्ड के लिए देखोगे तो इसमें देखोगे तो ये जो है ये वाला ज्यादा स्टीप है, मतलब ज्यादा अंदर गया है सेकंड वाला, जबकि थर्ड वाला कम गया है। तो ये पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल के लिए, पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है एडियाबैटिक के लिए। तो जब हम लोग स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि गामा टाइम्स ये हो जाता है, कौन से केस में, एडियाबैटिक के केस में। तो इसीलिए एडियाबैटिक में स्टीपर ज्यादा रहेगा, मतलब ये वाला जो होगा, सेकंड वाला जो होगा ये आपका होगा एडियाबैटिक, और ये थर्ड वाला जो होगा ये होगा आपका आइसोथर्मल, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है इफ डेल्टा क्यू ए एंड डेल्टा क्यू बी आर हीट absorbed and delta UA and delta UB
आर इंटरनल एनर्जी ऑफ ए एंड बी टू डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है, दो डिफरेंट अलग अलग प्रोसेस है, दो अलग गैस का ऐसा दिया गया है। इनिशियल से ये फाइनल पे पहुंचा है। ठीक है, जे का क्वेश्चन है कि डेल्टा क्यू ए क्या है, हीट ऑब्जर्व है, डेल्टा क्यू बी हीट ऑब्जर्व है ए और बी के लिए, और डेल्टा यू ए डेल्टा यू बी क्या है, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे इनिशियल स्टेट जहां से है और ये फाइनल स्टेट यहाँ पे है। ठीक है, तो ए प्रोसेस मतलब गैस ए जो है इनिशियल से बी तक पहुंचा है, सर इनिशियल से फाइनल तक पहुंचा है, और बी भी इनिशियल से फाइनल तक पहुंचा है। तो यहाँ पे स्टेट जो है दोनों इनिशियल और फाइनल पे पहुंचे, और इंटरनल एनर्जी होता है स्टेट फंक्शन। ठीक है, मतलब ये सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों गैस या दोनों प्रोसेस के थ्रू में जो ए और बी पहुंचे हैं इनिशियल और फाइनल पे, तो इसका मतलब दोनों का सेम ही पॉइंट पे पहुंचे हैं। तो इसलिए जो इंटरनल एनर्जी होगा इट इज ए स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी जो रहता है एक स्टेट फंक्शन होता है, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, बाकी उसको कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से दोनों प्रोसेस के लिए इनिशियल और फाइनल सेम है, तो इसका मतलब डेल्टा यू ए और डेल्टा यू बी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब बाकी आप जो देखोगे कैंसिल कर सकते हो, मतलब आइदर ये ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अब आपको हीट अभी देखना है, तो देखो Q इक्वल्स टू यू प्लस डब्ल्यू होता है। ठीक है, डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है। यहाँ पे U तो दोनों के केस में क्या हो गया है, सेम सेम हो गया है, तो इसका मतलब आप क्या आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पे Q किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सिर्फ वर्क डन के ऊपर। जो Q है हीट जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वर्क डन। और वर्क डन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में हम लोग वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं, हम लोग फाइंड करते हैं उसके एरिया से। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आप इससे एरिया कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो देखोगे तो ए का एरिया ज्यादा है और बी का एरिया कम है, तो इसका मतलब ए का हीट जो होगा ऑब्जर्व जो होगा वो ज्यादा होगा और बी का क्या होगा, कम होगा। समझ रहे हो, यहाँ पे जो एरिया फाइंड करोगे ये ए के लिए पूरा फाइंड करोगे, जबकि बी के लिए ये नीचे वाला पोर्शन सिर्फ फाइंड करोगे। तो इसलिए हीट जो ऑब्जर्व होगा वो ए के लिए ज्यादा होगा और बी के लिए कम होगा, लेकिन इंटरनल एनर्जी दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है, तो आप देख लो ए के लिए हीट ज्यादा है और इंटरनल एनर्जी दोनों के लिए बराबर है, तो इसका आंसर ये वाला होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है द ग्राफ शोज वेरिएशन विथ डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है। ठीक है, जो वेरिएशन ये जो क्वांटिटी है ये जो स्फेरिकल टाइप का दिया गया है उसका कौन सा आंसर रहेगा वो आपको देखना है। तो यहाँ पे अगर देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है कांस्टेंट है। ठीक है, इनसाइड जो है R0 मतलब ये क्या है, अंदर में, और उसके बाहर में। ठीक है, तो R0 के अंदर में क्या है, कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो कोई भी स्फेरिकल सरफेस है उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पहला दो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर इज 0। ठीक है, नेक्स्ट है आप पोटेंशियल के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल में रहता है। ठीक है, पोटेंशियल स्फीयर के केस में ऐसे लीनियरली बढ़ता है। ठीक है, अगर ऐसा दिया रहता है लीनियर जैसे इंक्रीज वाला, तो ये जो होता है ये पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर होता है। ठीक है, ये वाला अगर ऐसा ग्राफ बनाया जाता है ऐसे स्ट्रेट लाइन, फिर मतलब लीनियरली बढ़ता है, फिर उसके बाद ऐसे एक्सपोनेंशियली कम होता है, तो ये फोर्थ के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट दिया गया है, तो कांस्टेंट कहाँ रहता है, पोटेंशियल इनसाइड ए स्फेरिकल शेल जो है वो कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका फिगर दिया गया है। फिगर शोज चार्ज Q एंड वोल्टेज V ग्राफ फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गिवन कैपेसिटर्स। तो यहाँ पे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटर का यहाँ पे चार्ज और पोटेंशियल का ग्राफ दिया गया है। तो इसमें से कौन सा सही हो सकता है, 50 माइक्रोफैरड, 30 माइक्रोफैरड या 20 माइक्रोफैरड, 30 माइक्रोफैरड, 60 माइक्रोफैरड, 40 माइक्रोफैरड या 40 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे यहाँ से हम लोग जानते हैं C इक्वल क्या होता है, Q/V। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कैपेसिटेंस कितना होता है। तो पहले के लिए अगर देखेंगे, फर्स्ट के लिए कितना हो जाएगा 80/10, एक होगा 8, सेकंड वाला हो जाएगा 500/10, आ जाएगा 50। ठीक है, समझ में आया कैसे कैलकुलेट किया गया। C इक्वल क्या है, Q/V। तो ये आपका Q का वैल्यू आ गया 80/10, तो आ गया 8, 500/10 ये आ गया 50। तो ये आ गया, एक हो गया 8 माइक्रोफैरड, दूसरा हो गया 50 माइक्रोफैरड। ये एक्चुअली 8 और 50 क्या है, ये दिया गया है कि ये सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर है।
मतलब दो कैपेसिटर जिसको सीरीज में या पैरेलल में किया गया है उसका आंसर कितना है, एक का आया है 8, दूसरे का आया है 50। अब देखो 50 अगर पैरेलल में होगा तो देखो टोटल मैक्सिमम कितना है 50 आया है, तो यहाँ पे 50 और 30 तो ये तो 80 आ जा रहा है, 20 और 30 ये 50 हो सकता है, ये तो 100 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 50 आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी और डी में कोई सा आंसर रहेगा। ठीक है, अब देखो ये पैरेलल के केस में सम होता है तो दोनों के केस में इतना आएगा। अब सीरीज के केस में क्या होता है आपका 1/c टोटल इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 है। पहले ये वाला चेक कर देते हैं, तो ये 1/40 प्लस 1/10 होगा, तो ये आपका एलसीएम चल देगा 40, फिर आ जाएगा 1 प्लस 4, तो 1/c इक्वल्स टू आ गया 5/40, तो c हो जाएगा आपका 8। ठीक है, उसी तरह इसको भी हम लोग ट्रायल कर सकते हैं, मतलब ये ट्राई मेथड से आपको फाइंड करना है, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा ये वाला। ठीक है, इसमें एक्चुअली सीरीज और पैरेलल का ग्राफ दिया है, उसमें आपको फाइंड करना है कि कौन से क्वांटिटी का सीरीज या पैरेलल वहां पे दिया गया है, तो इसलिए हम लोग पहले ग्राफ से फाइंड कर लिए, फिर उसके बाद सीरीज और पैरेलल में कौन सा है तो उसको चेक कर लिए ये चारों ऑप्शन में से। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो नीट में आया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी रो विद टेम्परेचर T फॉर कॉपर। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, तो आई थिंक आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, आपको पता ही होगा इसका आंसर। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रेजिस्टिविटी विद कॉपर। कॉपर के लिए कौन सा, देखो ये वाला हम लोग जानते हैं किसके लिए ऐसा बनता है, ये एलॉय के लिए बनता है, जिसको हम लोग वायर बाउंड रेजिस्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, निक्रोम, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीज के केस में ये ऐसा दिखता है। ठीक है, ये वाला डिक्रीज कब कर जाता है, सेमीकंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी कम हो जाता है। ये वाला जो है ये आपका कॉपर के लिए है। ठीक है, कॉपर के केस में रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एम्स का क्वेश्चन दिया गया है, द वोल्टेज अक्रॉस अ प्योर इंडक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन द फिगर। तो वोल्टेज और टाइम का ग्राफ यहाँ पे दिया गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स इन द फिगर विल रिप्रेजेंट करंट। करंट और टाइम का फिगर, यहाँ पे आई और टी का फिगर कौन सा रहेगा, करंट और टाइम का फिगर कौन सा रहेगा बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे इंडक्टर की केस में दिया गया है तो वोल्टेज V जो होगा तो ये होता है V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, और करंट I जो होता है ये हो जाता है I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, इंडक्टर के केस में मतलब करंट जो है वो π/2 पीछे है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर देखोगे, ठीक है, स्टार्टिंग अगर देखोगे तो ये जो पोटेंशियल का वैल्यू है ये 0 से स्टार्ट है, मतलब करंट जो है वो क्या होगा, मतलब 90 पीछे रहेगा। ठीक है, तो देख लो स्टार्टिंग कहां से होगा, वही सेम से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये उसी सेम टाइप का है, मतलब ये भी अगर V है ओमेगा टी तो ये पीछे नहीं है, 90 डिग्री पीछे नहीं है, उसी सेम एंगल पे। ये वाला 90 डिग्री पीछे है। ठीक है, यहाँ पे ये मैक्सिमम जब है ये आपका मिनिमम है, आप बोल सकते हो, ये 90 डिग्री पीछे, जबकि ये पूरा उल्टा हो गया है। ठीक है, ये भी सेम है, इसका मतलब आंसर कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जितने सॉल्व किए हैं सारे के सारे मैक्सिमम कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं एग्जाम में आया है। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे दूसरा, जैसे ट्रिगोनोमेट्री हो गया या फिर डेरिवेटिव हो गया, सेम उसी टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तब तक एंजॉय करो, खाओ पियो, मस्त रहो और बहुत सारे पढ़ाई करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।